राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। देश में कोरोना संकट के बीच आज पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना के साथ साथ वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों के बारे में बताया और ये भी बताया कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। पहले जहां मार्च में हर हफ्ते 50 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, पर अब हर हफ्ते 1,30,00,000 टेस्ट हो रहे हैं। पीएम मोदी को ये भी बताया गया कि देश में लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो वहीं पीएम मोदी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने हाई पॉजिटिविटी वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि RT-PCR और रैपिड टेस्ट के जरिए टेस्टिंग को तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों को बिना किसी दबाव के महामारी के सही आंकड़े सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है, वहां स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति अपनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया और कहा कि वहां डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कुछ राज्यों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट्स पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने फौरन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का ऑडिट करने को कहा है। दिल्ली में कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,500 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमण दर कम होकर 11% रह गई है। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनाए गए हैं और आज से होम आइसोलेशन में इलाज करने वाले मरीजों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाएंगे। साथ ही एक टेक्निकल टीम घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेटअप करने में भी मदद करेगी। आज कोरोना के केस और भी कम आए हैं। पिछले 24 घंटों में 6,500 केस आए हैं। कल 8,500 केस आए थे, आज 6,500 केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर और भी कम हो गई है, 11%। कल 500 ICU बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1,000 ICU बेड तैयार कर दिए। आज से हम एक और ज़रूरी सेवा शुरू कर रहे हैं। आज से हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक शुरू कर रहे हैं। ये क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या काम आएगा? अक्सर देखा जा रहा है कि किसी को कोरोना हुआ, उनकी ऑक्सीजन कम होने लगी। अगर उनको तुरंत ऑक्सीजन दे दी जाए तो उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से बचाई जा सकती है। अगर उन्हें समय पे ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उनकी तबीयत बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ जाती है कि कई बार उनको फिर ICU ले जाना पड़ता है और कभी कभी तो उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कोरोना के मरीज को समय पे ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे मरीजों के लिए हमने ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक बनाया है, OCB बनाया है। हमने दिल्ली के हर जिले में 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का बैंक बनाया है। ऐसे मरीज जिनका इलाज घर पे हो रहा है, वो होम आइसोलेशन में है, अगर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो 2 घंटे में हमारी टीम उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचा देगी। कोई टेक्निकल आदमी भी साथ जाएगा जो उस घर के लोगों को समझा के आएगा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ऐसे कई लोग होते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर जब घर जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि कुछ दिन घर पे आपको ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को भी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बैंक से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया जाएगा। उनके घर भी हमारी टीम जाके ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देके आएगी। हमारे डॉक्टर्स ऐसे सभी लोगों के लगातार संपर्क में रहेंगे जिन्हें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया गया।
अगर उन्हें अस्पताल भेजने की बीच में ज़रूरत पड़ी तो उन्हें अस्पताल भी भेजा जाएगा, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनसे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वापस लेके सैनिटाइज किया जाएगा और फिर किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फ़ोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग के लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। इतनी बड़ी आपदा से हम सब मिलके ही पार पा सकते हैं, अकेले नहीं हो सकता। नमस्कार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि इस महामारी के बीच नगर निगम के जिन कर्मचारियों को दिल्ली नगर निगम वेतन नहीं दे पा रहा है, उनके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नगर निगम को 1051 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ताकि इस कोरोना काल में कोरोना से लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को किसी तरह की असुविधा ना हो सके। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच में ये देखने में आ रहा है कि दिल्ली नगर निगम अपनी अव्यवस्था की वजह से और अपने करप्शन की वजह से दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहा। ऐसे में जब पेंडेमिक फैला हुआ है और डॉक्टर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मेडिकल स्टाफ दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जान पे लगा के लोगों को बचा रहे हैं, वैसे में मेडिकल कर्मियों की तनख्वाह तक नहीं मिल पाना नगर निगम में बहुत बड़ी विफलता दर्शाता है। पेंडेमिक का समय है, इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे पास रिसोर्सेज की चाहे जैसे भी कमी हो, लॉकडाउन की वजह से चाहे जितने भी अब रिसोर्सेज कम आ रहे हों, लेकिन कर्मचारियों के, विशेषकर जो लोग कोरोना के मैनेजमेंट में लगे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं रुकनी चाहिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगमों के लिए 1051 करोड़ रुपए की राशि जारी की है, और ये 1051 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली के नगर निगम के उन कर्मचारियों को जिनकी तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, उनकी तनख्वाह दे दी जाएगी। और ये भी उम्मीद करते हैं कि नगर निगम की जो रजीम है वो इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ये पैसा किसी और मद में ना जाए, बल्कि सरकारी कर्मचारियों की, जो कर्मचारी कोविड के इस पेंडेमिक के समय में अपनी तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, उनकी तनख्वाह मिले। इससे इस पैसे को वो कहीं हेरा फेरी में ना लगाएं, इसको कहीं डाइवर्ट ना करें, बल्कि इस 1051 करोड़ रुपए को पूरी तरह से कर्मचारियों की तनख्वाह पे खर्च करें। इसमें ईस्ट एमसीडी को 367 करोड़ रुपए दिया गया है, नॉर्थ एमसीडी को करीब 432 और साउथ एमसीडी को करीब 251 करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस तरह से पूरी 1051 करोड़ रुपए की राशि नगर निगम को दी जा रही है, ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह मिल सके। मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि किसी भी तरह से, चाहे सरकार के पास जितने भी संसाधन कम हो, हमें कर्मचारियों की तनख्वाह का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दिल्ली में सरकार कई जगहों पर कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त कोविड केयर सेंटर बना रही है। इसी क्रम में आज उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के सांसद हंसराज हंस ने सेवा ही संगठन के जरिए रोहिणी क्षेत्र में कोरोना मरीजों के लिए दूसरा कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक विजेंद्र गुप्ता भी मौजूद थे। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है। तो हमारे आदरणीय विजेंद्र गुप्ता साहब, एमएलए साहब, इन्होंने, इनके दोस्तों ने, सब ने मिल के ये बहुत अच्छा एफर्ट्स किए हैं। जितनी भी ज़रूरत है इस वक्त, तो सबको मिलजुल के एक दूसरे की मदद करने का टाइम है। तो ऐसे सेंटर्स की ज़रूरत है, तो उसी के सिलसिले में आज आए थे। वो जगह जगह ऐसे जो भी हो पाया, जो बन पाया, वो करते हैं। यही हमें हदायत है, यही हमें करना चाहिए। ये हमारा कोई एहसान नहीं है लोगों पे, हमारा फ़र्ज़ बनता है सेवा करना। ये हमने अलग अलग रोहिणी विधानसभा में हम सेंटर्स खोल रहे हैं। ये हमारा दूसरा सेंटर आज खुला है, और यहाँ पर 24 घंटे तमाम सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, दवाइयाँ हैं और ऑक्सीजन बेड हैं, और ये निःशुल्क है। और ये इमरजेंसी में कोई इस तरह की आवश्यकता अगर किसी भी नागरिक को पड़े, तो यहाँ पर बाकायदा क्वालिफाइड सीनियर डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, और जिससे कि चीज़ों को संभाल सकें।
आज यहाँ पर उसका दूसरे सेंटर का उद्घाटन हुआ है। हमारे सांसद श्री हंसराज हंस जी का आशीर्वाद मिला है हमें। आदरणीय सिद्धार्थन जी यहाँ पर आए हैं और तमाम यहाँ पर लोग हैं, हमारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और सबकी मदद से हमने ये सेंटर यहाँ पर स्थापित किया है। 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे और सरकार की परमिशन से बाकायदा ये खोला गया है। हमारी जो टीम है संपूर्णा की और हमारे जो कोविड योद्धा है हमारी टीम, 4 हमारे सदस्य हैं जो रोज़ाना यहाँ आके सेवा करते थे इस कोविड में, जिनकी जान चली गई। तो हमने तो अपने नज़दीक के साथियों को खो दिया, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि ये सारा जो है ये जो कोविड है ये पूरी तरह इस पे कंसंट्रेशन ध्यान रहना चाहिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगी अपने विधायक जी का। एक बहुत बड़ी राहत रोहिणी विधानसभा को आज मिली है। जिस तरह से दिल्ली की सरकार और हॉस्पिटल जिस तरह से चरमराए हैं, फेल हुए हैं, दिल्ली के अंदर जो महामारी इतने लार्ज स्केल पे फैली थी, आज उसमें ऐसे सेंटर्स का, ऐसे आइसोलेशन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोग एक सुरक्षा महसूस करें और वो हमारे आदरणीय विधायक जी ने ये कार्य को सफल बनाया है। एक्चुअली ये हमारा सिर्फ एक कोविड आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे हम माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट ही एडमिट करते हैं, या आप ये समझ लीजिए जो पेशेंट स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की, वार्ड बॉय और क्लीनिंग स्टाफ की फैसिलिटी है। यहाँ पे जिस भी पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो वो यहाँ पे आके एडमिट हो सकता है डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अगर इस सेंटर में हमें कभी बीच में ऐसा लगा कि पेशेंट की हालत थोड़ी ठीक नहीं हो रही है तो फिर पेशेंट को रेफ़र करना होगा, वो पेशेंट के रिलेटिव की खुद जिम्मेदारी होगी। बाकी कोविड आइसोलेशन सेंटर है, सारी फैसिलिटी है, यहाँ पे खाने का इंतज़ाम भी है, दवाइयों का इंतज़ाम भी है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, ये संपूर्णा एक सामाजिक संस्था है जो प्रोफेशनल्स लोग चलाते हैं। मैं खुद इसकी फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग गत 30 वर्षों से यहाँ पर संपूर्णा चलाते हैं। रोहिणी के अंदर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर संपूर्णा का नाम होता है और आज इस कोविड के काल में हमारे बहुत ही लोकप्रिय जो विधायक हैं उनके मन का सपना था कि बहुत पास के अंदर नज़दीक में हर व्यक्ति को कम से कम ऑक्सीजन तो मिल जाए, इसलिए उन्होंने 2 कोविड सेंटर्स का, हॉस्पिटल्स का निर्माण किया है। एक सेक्टर 15 के अंदर है और दूसरा हमारे यहाँ सेक्टर 9 में रज़ापुर गांव के अंदर ये सेंटर है। और इस सेंटर के माध्यम से हमारी ऐसी योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन के लिए कम से कम भटकना ना पड़े और जब तक उनकी प्रॉब्लम केवल ऑक्सीजन तक है तब तक वो हमारे पास यहाँ पर आराम से निःशुल्क ये सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमने 10 बेड की योजना है, लेकिन हम इसको 15 कर देंगे बहुत जल्दी, जैसे ही हमारे पास पेशेंट उस तरीके से आएंगे। आपने देखा ही है कि हॉल इतना बड़ा है कि इसमें 15 बेड आराम से आ जाएं। पूरे डॉक्टर्स की 24/7 यहाँ पे सर्विसेज हमने प्रारंभ की हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से हमारा ये सेंटर चलता है। इसके अंदर हम खाना भी यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं, यहाँ पर मास्क भी बनाए जाते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ है। कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा व राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 50 टीम की 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई ताकि वे अपने अपने वार्ड में लोगों को इस मशीन को घर घर उपलब्ध करवा सके। बहुत सारे लोग जो घर में ही कोरोना का इलाज कर रहे हैं और ऑक्सीजन सुविधा मिलने से घर पर ही ठीक हो सकते हैं, ऐसे लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता ये मशीन उनके घर पर पहुंचाएंगे। सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि ये हमारा प्रयास है कि कोई भी मरीज बिना ऑक्सीजन के दम ना तोड़े। इसके लिए हमारी टीम दिन रात प्रयास करती रहेगी। देखिए, मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वाभिमान ने अभी पश्चिमी लोकसभा में हमने 10 केंद्र की स्थापना करी। वहाँ पर 350 बेड लगाकर हमने उसकी शुरुआत करी। जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, आज से 15 दिन पहले ही हमने अपना सेंटर शुरू कर दिया था। वहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन हमने बाहर से मंगवाकर बेड लगाकर वहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया था। हमारे यहाँ पर एक
दिल्ली सरकार ने नंगली प्लांट जहाँ से लोग अपना सिलेंडर भरवाते थे उसको बंद कर दिया था, उसको मैंने चालू करवाया। हमारे यहाँ पे इंदिरा गांधी स्टेडियम, उसको दिल्ली सरकार चालू नहीं कर रही थी, आज हमने उसमें 250 बेड चालू करवाए। और ऐसे ही उसी कड़ी में हमारी संस्था के द्वारा आज हमारे कार्यकर्ताओं की 50 टीम बनाकर 100 ऑक्सीजन मशीन देकर हमने कहा घर घर जिसको ज़रूरत है उसको घर घर दीजिए। अगर इससे 500, 700, 1000 लोगों की भी जान बचती है, हमें बहुत खुशी होगी, आनंद मिलेगा। पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा परवेश जी को, जो इतनी बड़ी काम आज जो किए हैं, 100 कॉन्सनट्रेटर्स ला के वितरण किए हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह जहाँ किसी की दिक्कत हो ऑक्सीजन की, वहाँ पहुँच के उनके मदद कर पाएँ। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सेवा ही संगठन में विश्वास करती है और इसीलिए हम दुनिया के सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने हैं। जब कोरोना शुरू हुआ, 1.25 साल में भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता ने लगभग 25 करोड़ लोगों को भोजन वितरण किया और ऐसे बहुत सारे अभियान किए। अभी पिछले 1.5 महीने से हमारे परवेश जी जैसे अन्य सांसद, विधायक, कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे अभियान कर रहे हैं ग्रास रूट्स पे, तृणमूल पे लोगों के पास पहुंचने के लिए। और ऑक्सीजन की जो कमी है, जहां यहाँ दिल्ली में मिसमैनेजमेंट हुई है लोकली, उसको ओवरकम करने के लिए खास करके ऐसा जो अभियान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा फिर परवेश जी को इस पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बार की जो दिल्ली की स्थिति हुई उसमें हम सब कार्यकर्ता बहुत व्यथित हुए। बहुत हमने एक चीज़ देखी कि लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे। हमारे सांसद ने चाहे कहाँ से भी विदेशों से अपने पैसे से अपनी संस्था के द्वारा ये मंगा के जो ये काम किया, पहले तो हॉस्पिटल बनाए, उसके बाद अब कार्यकर्ताओं को घर घर भेजने का ये काम कर रहे हैं। सच में ये बहुत सुखद अनुभव है और बहुत खुशी की बात है, हमारे ऐसे सांसद हमें पश्चिमी दिल्ली लोकसभा को मिले हैं। आज हमारे माननीय सांसद महोदय ने अपनी एनजीओ राष्ट्रीय स्वाभिमान द्वारा 300 कंसंट्रेटर पहले और करीब 2000 बेड 15 इन्होंने सेंटर खोले हैं, जो नीडी लोग जिनको ज़रूरत है, जिनमें हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, उनके लिए। और आज 100 पूरे अपनी लोकसभा में 100 कंसंट्रेटर उन लोगों के लिए जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है और इसको इंस्टेंटली ज़रूरत है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, तो उनके लिए आज सेवार्थ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसके अंदर मिलके हमारे माननीय सांसद महोदय जी के मार्गदर्शन में इस काम को कर रहे हैं और घर घर जाकर जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। जैसे भी हमें लगता है कि उनको ज़रूरत है, उनकी डिमांड पूरी हो जाती है, यही कंसंट्रेटर हम दूसरी सेवा के लिए दे देंगे। उसके लिए हमारा कोई निःशुल्क है और हमारे परवेश सांसद जी, हमारे परवेश वर्मा जी ने ये इनिशिएट लिया है। और मैं ये कहूँगा कि आज दिल्ली को बचाने वाले हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे दिन रात लगातार लगे हुए हैं, हर चीज की परवाह कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति के लिए लग रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के चलते लॉकडाउन भी जारी है ताकि कोरोना के प्रसार को बढ़ने से रोका जाए और राज्य सर्वप्रथम की टीम कोरोना संबंधी सभी खबरों पर अपनी नजर बनाए हुए है। इसी लॉकडाउन के चलते राज्य सर्वप्रथम की टीम ने दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया तो पाया कि इस लॉकडाउन में कई जगहों पर तो कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है, तो वहीं कई जगहों पर कुछ लोग लॉकडाउन और कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। राज्य सर्वप्रथम से देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। यह नज़ारा आश्रम के समीप सनलाइट कॉलोनी के बगल में रिंग रोड पर मैं हूँ अभी, और इस कोरोना काल में सन्नाटा में पसरा यह रिंग रोड और चारों तरफ की सड़कें इधर में जाती हैं और ये महारानी बाग है, पास में ही है। सारे गेट इसके बंद कर दिए गए हैं क्योंकि कोरोना का कहर कम तो हो चुका है, लेकिन सावधानी लोग बरत रहे हैं। अभी VIP कॉलोनी में शुमार होती है ये। कर्फ्यू है, इसलिए सारे मार्केट यानी कि बाज़ार सभी बंद हैं और आवश्यक कार्य में लगे लोग ही सड़कों पर दिख रहे हैं। और इस प्रकार से आप यह नज़ारा देखें, साउथ एक्सटेंशन का बिल्कुल वीरानगी छाई है और तमाम देसी विदेशी शोरूम्स यहाँ पर हैं, वो सभी कर्फ्यू के कारण बंद हैं। कई 100 करोड़ों का घाटा
इस मार्केट के दुकानदारों को हो चुकी है और व्यापार बिल्कुल बैठ चुका। इस कोरोना का कहर के कारण व्यापारी भी घाटे में चल रहे हैं और पूरी तरह से मार्केट दुकानें बंद है। आवश्यक कार्य में लगे लोगों को अपनी काम करनी है, लेकिन बस पकड़ने की आपाधापी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल रहे हैं और यह खतरनाक संदेश है। इस ओर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और लोगों को लाइन लगानी चाहिए। कोरोना का कहर थोड़ा कम हुआ है। मैं अभी महारानी बाग बस स्टॉप पे हूँ और काफ़ी लोग दूरी बना के बस का इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको आनंद विहार बस स्टॉप का दिखाया था, वहाँ सामाजिक दूरी की धज्जियाँ उड़ रही थी, वहीं यहाँ लोग इसका पालन कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है। आपका शुभ नाम क्या है? कुलदीप सिंह ठाकुर। तो ठाकुर जी, कैसा माहौल दिख रहा है? कोरोना का तो कहर कम रहा है, लेकिन लोग को कैसी सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी तो लोग बरत ही रहे हैं, थोड़ा सा अब पता चल रहा है इनको लोगों को, पर अपनी तरफ से भी लोगों को करना चाहिए। जरूरी नहीं है प्रशासन ही सब कुछ करे। बहुत ही अच्छी बात है, आप भी बचें और अपने बच्चे को भी बचाएं। इस तरह से देखिए, बस तो आ रही है और समय पे भी आ रही है बस, और लोग अपना पास दिखाते हुए बस पर जा रहे हैं। बस में मार्शल है, वो बिना पास किए हुए देखे हुए किसी को जाने की इजाज़त नहीं देती। तो ड्राइवर साहब, कैसी स्थिति है कोरोना काल में? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भगवान सिंह है। तो भगवान जी, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? माहौल क्या दिख रहा है? कोरोना के तो केस ज़्यादा चल रहे हैं। अब तो कम होनी शुरू हुई है। हाँ, थोड़े बहुत आए हैं कम होने में, बाकी हम लोगों को भी दिक्कत है। तो आप भी बचें और सबको बचाएं और बगैर पास के किसी को चढ़ने मत दें। वो तो जो नियमों का पालन तो सबको करना है। और इसमें मार्शल है, बेबी रानी और कंडक्टर है। बिना पास के किसी को चढ़ने की इजाज़त नहीं है और सभी लोग कोरोना गाइडलाइन एक सीट छोड़ के ही बैठ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। कोरोना का कहर और महानगर दिल्ली शहर। अभी मैं विजय चौक पे हूँ और बीएसएफ की टुकड़ी, दिल्ली पुलिस के जवान सभी मुस्तैद हैं कोरोना के चैन को तोड़ने के लिए। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बिल्कुल वीरानगी का यह मंजर कोरोना काल का है। अभी रीगल के ठीक सामने पालिका केंद्र का यह नज़ारा। आप घर में रहें, अनावश्यक न घूमें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी, इस मंत्र का पालन करें। सभी बंधु बांधव से अनुरोध है कि इस कर्फ्यू काल का पालन करें। कोरोना का मामला घट रहा है। इस प्रकार से गुरुद्वारा रकाबगंज बंगला साहब की महिमा अपरंपार है और आप इस कोरोना काल में सभी धर्म के लोगों का यहाँ स्वागत है और लंगर भंडारा का यहाँ रोज़ाना व्यवस्था होता था इस कोरोना काल में भी। और आप सभी आइए, बंगला साहब का दर्शन कीजिए, अरदास कीजिए। इस कोरोना काल में आप अपने घर में रहें, अनावश्यक न निकलें, 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत ज़रूरी, इस नियम का पालन कीजिए। और गरीबों का सेवा करना परम धर्म है। आप सभी अपने अपने स्तर से गरीबों की सेवा करें। साल में यही वक्त है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है। ऐसे में गर्मी का विकराल रूप दिखना लाजमी है, लेकिन आज राजधानी दिल्ली में बादलों ने सूरज की आग को काफी हद तक धरती पर आने से रोकने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जबरदस्त उमस वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने बताया है कि आज आंधी के साथ रिमझिम बरसात की प्रबल संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। राष्ट्र प्रथम से देखिए संवाददाता मीर झा की इस रिपोर्ट में। 2:45 बजने को है और मौसम ने यू टर्न लिया है। आसमान में बादल और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब कुछ क्षणों के बाद
कुछ घंटों के बाद बारिश होने वाली है। आजकल ऐसा ही मौसम प्रत्येक दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन अंततः बूंदाबांदी होकर ही रह जाती है, बारिश नहीं हो पा रही है। आप यह नज़ारा देखें आसमान का, कहीं बादल तो कहीं हल्की साफ बादल, तो बिल्कुल नज़ारा धूप से लोगों को निजात मिल चुकी है। और इस समय आसमान में घने बादल, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ घंटे के बाद बारिश होने वाली हो। इस तरह से मौसम दिल्ली में दोपहर बाद प्रतिदिन बदल रहा है। मिहिर कुमार झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आने वाले 15 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। ये लॉकडाउन कल यानी 16 मई सुबह 6 बजे से 30 मई तक लागू किया गया है। इस दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शिक्षण स्थान बंद रहेंगे। साथ ही मेट्रो और बस सेवाओं को भी पूरी तरह बंद रखने का ऐलान किया गया है। राज्य में सिर्फ जरूरी सेवाओं के अलावा कुछ भी चालू नहीं रहेगा और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही ट्रैवल करने की आजादी रहेगी। शादियों में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति है, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम लोग 20 तक ही शामिल हो पाएंगे। बंगाल के 2 जिलों में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच कोलकाता के एक निजी नर्सिंग होम में सीएम ममता बनर्जी के भाई असीम बनर्जी की मौत हो गई। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय ने कहा कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। ऐसा न करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों का न सिर्फ चालान किया जाएगा, बल्कि महामारी एक्ट के तहत उन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों को बांटी गई पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त के रूप में उत्तराखंड के 8.5 लाख से ज्यादा किसानों को भी 171 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान, 24 घंटे में 6500 नए मामले, दिल्ली में कोरोना वायरस पर कंट्रोल। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया गया, जिसका असर कई राज्यों पर हुआ, लेकिन जरा सी ढील देते ही लोगों ने कोरोना के नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया। चक्रवात तौकते से निपटने की तैयारियों का जायजा ले रहे पीएम मोदी बैठक में बचाव कार्यों पर भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमण की दर घटी। मौसम विज्ञान विभाग का अलर्ट, केरल में समय पूर्व पहुंच सकता है मानसून। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की राजधानी में कोविड-19 रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए विशेष योजना बनाई जाए। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन से प्रभावित ऑटो टैक्सी चालकों को दी जाएगी वित्तीय मदद। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि वह पहले भारत की नीति देश के नागरिकों के टीकाकरण के लिए क्यों नहीं अपनाते। PGCIL ने इनविट OFS के जरिए 2736 करोड़ रुपए जुटाए। मां भारती पर प्राण न्यौछावर करने वाले महान क्रांतिकारी सुखदेव जी की जयंती पर कई नेताओं ने किया नमन। भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह की पुण्यतिथि, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा की आज पुण्यतिथि, देशवासियों ने किया नमन। शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे अभय संधू का निधन, पिछले कुछ दिनों से थे कोरोना से संक्रमित। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यानी पर हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।